अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके बाद जो है हमने अपनी एकेडमिक स्किल्स पढ़ ली, रिसर्च स्किल्स पढ़ ली, एनालिटिकल स्किल्स पढ़ ली, कैसे कंडक्ट करते हैं रिसर्च। अब हम प्रॉपरली थ्योरेटिकली अब इसको रीड करेंगे, वही मेथड्स वही थिंग्स जो हम रिसर्च में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप कोई रिसर्च लिखने जा रहे हैं, कोई थीसिस लिखने जा रहे हैं या कोई डिसर्टेशन लिखने जा रहे हैं, तो उसमें ये दो चीजें आती हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च। दो तरीके की, वैसे तो थ्री टाइप्स की रिसर्च होती है। एक क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और तीसरा मिक्स मेथड रिसर्च होती है, जिसमें ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं, ब्लेंड होती हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब ये रिसर्चेस होती क्या हैं, ये रिसर्च की जो दो टाइप्स हैं, इनका क्या मतलब है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिनोमेना, एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा फोकस होता है चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना, फाइंड आउट करना, उनको समझना वो किस तरह हो रही है, और एक्सपीरियंसेस करना। ठीक है, उसके बाद उसमें से मीनिंग्स को डिग आउट करना, ये होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च ही होती है। कलेक्ट नॉन न्यूमेरिकल डाटा, ये इस तरह की रिसर्च होती है जिसके अंदर आप नंबर की फॉर्म में डाटा कलेक्ट नहीं करते। नॉन न्यूमेरिकल से मुराद डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकती है, रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में हो सकती है, राइटिंग की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन जो नंबर को फॉलो ना करे ना, वो रिसर्च, जो क्वांटिटी को फॉलो ना करे वो रिसर्च। तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, ये चीज, इस तरह की जो रिसर्च है, हमें किसी टेक्स्ट को पढ़ने से मिल सकती है, यानी हमने नॉवल, ड्रामा या कोई भी चीज पढ़ी है तो हमने वहां से आइडियाज डिग आउट कर ली, इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली। ठीक है, या तो हमने कोई हिस्टोरिकल थिंग पढ़ ली, हिस्टोरिकल रिसर्च आर्टिकल पढ़ लिया जो हिस्ट्री से बेस करता था, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई और हमने उसको अपनी रिसर्च से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आम कोई किताब हो सकती है, डिजिटल कोई डाटा हो सकता है, हम जब उसको रीड आउट करते हैं और रीड आउट करके उसमें से फैक्ट्स गैदर कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स उसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है। अच्छा, इसी तरह हम इमेजेस को इंटरप्रेट करते हैं, जब इमेजेस को, जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम अक्सर करते हैं, हम एक पिक्चर चलाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स लिखो। तो बेसिकली इस तरह की इमेजेस से भी जो है ना, हमारे पास डाटा होता है, डाटा कलेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि वॉर हुई है, तो उस वॉर से रिलेटेड जो है हमारे पास अगर इमेजेस आ जाती हैं, तो हमारे पास क्या है, फैक्चुअल डाटा आ गया। अब इस फैक्चुअल डाटा के ऊपर हम कोई भी थ्योरी ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऊपर लिख सकते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इस डाटा को रिवील करके। इसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन खुद चीजों को ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस करना खुद से। ठीक है, कोई चीज आपके सामने हुई है, आपने उस चीज को लिख दिया, ठीक है, अपनी रिसर्च के अंदर, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन डाटा। कि वो आपके ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है ये डाटा। जैसे जैसे चीजें आपके इन्वायरमेंट में हो रही है, वैसे वैसे आप इसको नरेट करते जा रहे हैं चीजों को। ये जो इसका मकसद क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, इसका मतलब मकसद ये होता है कि आपको चीजों की डेप्थ में जाकर स्टडी, चीजों की डेप्थ में जाकर आप कुछ चीज स्टडी करें। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखें। कॉन्टेक्स्ट होता है कि वो चीज जो इस वक्त हो रही है उसकी एज क्या है, वो किस टाइम पीरियड में परफॉर्म हो रही है। अच्छा, जिस टाइम पीरियड में परफॉर्म हो रही है, उस टाइम पीरियड में कोई फितना, कोई फसाद, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह तो चीजें नहीं है। अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो वो भी हम अंदर मेंशन करेंगे, नेगेटिव चीजें हैं तो वो भी अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर पर्सपेक्टिव, लोगों के क्या पर्सपेक्टिव है, आपके क्या पर्सपेक्टिव है, इस माहौल से जो है वो किस चीज की जो है वो तवक्को की जा रही है, ये चीजें। तो इन डेप्थ क्या होता है इसका, स्टडी होती है। अब इससे मुराद, इसको हम बुक से अगर मैं बताऊं, नॉवल पढ़े या ड्रामा पढ़े, तो आपको समझ आती है कि ड्रामा के अंदर एक होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट वो होते हैं वो अल्फाज जो ऑथर ने खुद लिखे होते हैं। ठीक है, अपने स्टार्ट टाइटल लिख कर उसके बाद जो है वो पूरी स्टोरी उसमें बताता है, बयान करता है, और वो स्टोरी जो है हम सारी हमने वो पढ़ ली। और वो स्टोरी को पढ़ने के बाद जो हमने क्या करना होता है, कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होता है। तो स्टोरी का बैकग्राउंड क्या था, वो स्टोरी किस एज में लिखी गई है, उस स्टोरी से ऑथर का क्या कनेक्शन है। ठीक है, ये सब चीजों को जानना मतलब कॉन्टेक्स्ट को जानना। ठीक है, उस स्टोरी से रिलेटेड हर चीज को जानना। ये चीज जब हमें क्या बनाती है, एनालिटिकल थिंकर बनाती है, जब हम एक चीज से, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को खोलने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर मौजूद है वो कई हद तक रियल है या नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का पता चलता है, इससे हमें मालूमात भी हासिल होती है। थर्ड एम क्या है, ऑफन यूजेस मेथड लाइक इंटरव्यू। जो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें रिसर्च कंडक्ट करने का मेथड क्या होता है, रिसर्च कंडक्ट करने से मुराद किस तरह हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। पहला, डाटा
कलेक्ट करने का तरीका हमारे पास इंटरव्यूज हो सकते हैं, लोगों से हम इंटरव्यू लेकर, ठीक है, अपने डाटा को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के अंदर कंक्लूड करने के लिए। इस तरह फोकस ग्रुप्स की फॉर्म में लोगों को डिवाइड करके कहीं ना कहीं भेज सकते हैं जहां से हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुई तो हम वहां पे जाकर जो है ना वॉर के बारे में जो है सारी डिटेल अपने ग्रुप्स को ऐसे भेज भेज के हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कंटेंट एनालिसिस, जो कंटेंट हमें मिल गया है या मौजूद है उसके ऊपर जो है हमने एनालिसिस करना है, उसको मजीद जो है डिग आउट करने की कोशिश करनी है कि फैक्ट बेस है या फिर ये सिर्फ नॉन फिक्शन वर्क है, यानी उसकी तह तक जाना है, कंटेंट को एज इट इज कबूल एक्सेप्ट नहीं करना। उसके बाद केस स्टडीज हो सकती हैं, कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आ गया, कोई केस आ गया जिसके लिए आप जो है पूरी जिसको आप स्टडी करते हो तो आपको अपनी रिसर्च में बड़ी मदद मिलती है। ऐसे जो केस स्टडीज होती हैं मोस्टल, जैसे इसमें क्लिनिकल रिसर्च आ जाती है, क्रिमिनल रिसर्चेज आ जाती हैं, ठीक है। ये केस स्टडीज क्या होती हैं कि आपने किसी एक बंदे को सुना है और आप उसको सुनकर जो है ना आपने फाइंड आउट कर लिया है, अपना रिसर्च का मटेरियल फाउंड आउट कर लिया। किसी को कोई जैसे क्राइम करने की हैबिट है किसी की, तो उसकी हैबिट क्यों बनी है, क्या वजूहत हो सकती है। जब आपने उस बंदे से पूछा जिसने उस क्राइम को हैबिट जिसके अंदर डेवलप है, तो उसे क्या मिला, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और उसने आपने इस इंफॉर्मेशन को आपके अपने रिसर्च का जो है ना पार्ट बना लिया। तो ये चीज़ इस तरह आपकी रिसर्च कंडक्ट करने के तरीके ये बताए गए हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के। और इसमें हमेशा नॉन न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट होगा, इसमें कभी भी न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट नहीं होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटी की फॉर्म में कोई चीज मेजर हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में हो। और इसमें ज्यादा देखें फोकस ऑन मेजरिंग, आप किसी चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं या क्वांटिफाइंग वेरिएबल्स कर रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, पैटर्न्स बता रहे हैं। जैसे वो होती है ना ये अगर आपने ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग का एक पूरा चार्ट होता है, उस पे ऐसे से लाइंस चल रही होती हैं, तो वो पैटर्न्स, उनको पैटर्न्स कहते हैं। पैटर्न्स की फॉर्म में है, जैसे मैथ्स में आप थ्योरम अगर कोई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कोई एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो एक पिक्चर ऐसे बनाई जाती है और उसमें आप ऐसे ऐसे लेयर्स डिवाइड करके डालते हो। तो वो क्या होते हैं, बेसिकली वो क्वांटिफाइंग होती है, क्वांटिटी की फॉर्म में, पैटर्न्स की फॉर्म में किसी चीज को प्रेजेंट किया जा रहा होता है, मेजर किया जा रहा होता है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसको हम मैथमेटिक्स से भी रिलेट करते हैं, इसको हम मुख्तलिफ जो है ना जैसे सर्वेज हो रहा है, जिसको आप कहते हैं ना मदमशुमारी जैसे होती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। उसमें जो लोग बाहर आते हैं बेसिकली लोगों की जो है पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए बाहर आते हैं, और वो एक पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो वो हमारी कौन सी रिसर्च कराएगी, वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगी। इस तरह कलेक्ट करते हैं ये, जैसे वहां पे कलेक्ट करना नॉर्मेरिकल डाटा, यहाँ पे क्या था, कलेक्ट करना न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब नंबर्स की फॉर्म में डाटा होगा, ठीक है। इसमें सर्वेज होंगे नंबर्स की फॉर्म में, जैसे हम लोगों से 50 सर्वेज है तो हम लोग 50 लोगों के पास वो सर्वेज भेजेंगे और उनसे उनका डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, उनके थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे। अगर उनमें से ज्यादा लोग जो है किसी एक बात पे राजी हो जाते हैं, किसी एक बात को पॉइंट आउट करते हैं, किसी एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि पूरे माशरे में जो है ना ये प्रॉब्लम जो है ये ज्यादा हाईलाइट हो रही है, ये आसानी जो है लोगों तक ये हाईलाइट ज्यादा हो रही है, ये मुश्किलात है ये इनको दरपेश है। तो इस तरह डिफरेंट सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इस तरह एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, फैक्चुअल नॉलेज होता है जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है। इसमें ज्यादातर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो आंखों देखी चीज होती है, ठीक है, उस पर बिलीव किया जाता है। आंखों देख इसके अंदर कोई हमारे किधर के माउस कोई आइडियाज नहीं हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट होते, जो चीज हमने जैसे देखी है वैसे ही इम्प्लीमेंट कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन बनाने का फार्मूला है, उस फार्मूले को हम एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर कोई हमें बता रहा है बैठकर। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ने क्वालिटेटिव, इसमें हमें कोई कि अगर बैठ के कोई पेशेंट हमें बताता है या कोई डॉक्टर हमें बताता है कि ऐसे रिसर्च कंडक्ट होती है, तो हम उसका जो डाटा है ना वो उस तरह एक्सपेरिमेंट किए बगैर जो है अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सेकेंड हैंड नॉलेज मिला और हमने इसको अप्लाई कर दिया अपनी रिसर्च के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर विजिबल डाटा होता है, हम फेस टू फेस वो चीज देख के आते हैं कैसे हो रही है। तो ये टोटली फैक्ट्स बेस्ड होता है, साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है। इसमें स्टैटिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस, के अंदर देखें टेस्टिंग टूल्स होते हैं, ये सब टूल्स हैं कि जैसे आपने कोई चीज जो है उस पर अगर टेस्ट करना है, ये साइकोलॉजी की जो टर्म्स है, हाइपोथेसिस निकालना,
ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड्स माशरे में कौन कौन से इन है उनको आइडेंटिफाई करना अगर आपने है। इसके अलावा आपने कोई अगर प्रिडिक्शंस जो है आपने लगाई हैं और वो प्रिडिक्शंस कितनी ज्यादा सच्ची हो सकती है, कितनी ज्यादा झूठी हो सकती हैं, इन सब के ऊपर जो है आप रिसर्च अगर करना चाहते हैं, तो ये जो है आप अपनी सोसाइटी के अंदर इस तरीके से, इस पैटर्न से, सर्वेस की फॉर्म में, एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को ये ट्रू साबित करना या फॉल्स साबित करना, और एट द एंड कंक्लूजन निकालना कि कौन सी चीज ट्रू थी, कौन सी चीज फॉल्स थी, लेकिन टोटल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, बगैर एक्सपेरिमेंटेशन किए नहीं। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, आपकी सोसाइटी में फूड ट्रेंड्स कौन से इन है, आपकी सोसाइटी में इस वक्त जो है वो ये क्लॉथ स्टाइल कौन से जो है ना इन है, ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद ऑफन यूजेस मेथड लाइक सर्विस, वही बात आ गई कि कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में तीन तरह के मेथड यूज होते हैं, सर्विस होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, स्टैटिक्स होती है। स्टैटिक्स कहते हैं चलो इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, किधर गया। नेक्स्ट स्लाइड ये क्या आ रही है, हाँ। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि दोनों बहुत आसान चीजें थी, क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तीसरी जो होती है वो मिक्स्ड रिसर्च होती है, जिसके अंदर दोनों मिक्स होते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दोनों रिसर्चेज जो है हमारी एजुकेशन फील्ड के अंदर हमारे प्रोजेक्ट मेकिंग में भी बहुत जरूरी होती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी कि हम कोई माशरे में अपनी सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो ओरिजिनेट हो रही है, हम उस प्रॉब्लम को कोविड 19 के इम्पैक्ट के ऊपर जो है ना हम सर्वे बनाते हैं, और वो सर्वे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। लोगों के कितने ज्यादा रिव्यूज उस पर किस पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, नेगेटिव फॉर्म में, कुछ लोग उस पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग उस पर बिलीव नहीं करते। तो ज्यादा अगर बिलीव करने वाली तादाद होगी तो अकॉर्डिंग टू देम कि वो जो पब्लिक जो है वो ज्यादातर कोविड 19 वायरस पे बिलीव रखती थी, और उन्होंने देखा कि लोग जो है मर रहे हैं इससे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। इस तरह कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम जब ओरिजिनेट हो जाए तो हम उनको सर्विस के थ्रू और इस तरह क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के थ्रू हम उसको डिग आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा ये दोनों रिसर्चेज जो है हर तरह की फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सोशल साइंस, समाज को पढ़ने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज की जाती है उसके लिए भी, हेल्थ केयर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माशरे में जो कितनी तरह की बीमारियां, पोल्यूशन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, तो उसकी वजह से हेल्थ को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हम सर्विस कंडक्ट करके पता चला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बिजनेस, बिजनेस लेवल पे यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो है स्टैटिकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा होता है, स्टैटिक्स को फॉलो किया जा रहा होता है। ठीक है। इसके बाद एजुकेशन लेवल पे फील्ड, एजुकेशन फील्ड में वो बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। तो ये दोनों तरह की रिसर्च यहाँ पे इस्तेमाल होती है। मजीद आगे इसको करते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान होता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है बेसिकली ये हिस्टोरिकल बेस भी होती है। इसके अंदर जो हमें डाटा मिलता है वो सेकंड हैंड डाटा भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर हम किसी चीज को खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फर्स्ट हैंड डाटा भी हमें इस तरह मिल सकता है। लेकिन होता क्या है इसमें कि मोस्टली जैसे क्वालिटेटिव रिसर्चेस में हम नॉवेल्स, ड्रामा, इस तरह की रिसर्चेस करते हैं। तो आप खुद सोचें कि उस जो नॉवल जिस दौर में लिखा जा रहा है उस दौर में तो आप प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे उस नॉवल के रिगार्डिंग रिलेटेड। आप उस दौर में तो जा ही नहीं सकते, तो राजा आप हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ेंगे उस दौर से रिलेटेड, उसके ऑथर को पढ़ेंगे, उसकी ऑथर की लाइफ को पढ़ेंगे, फिर उस ऑथर उस एज से रिलेटेड जो इवेंट्स हो रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, मजहब वहाँ का कैसा है, लोग जो है वो किस किस्म की नेचर के मालिक है, उनको हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड उस दौर के मुख्तलिफ मुख्तलिफ आथर्स को हम पढ़ेंगे। तो यानी हम सेकंड हैंड नॉलेज को डिग आउट कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसको कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट नहीं किया उस चीज से। इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है इसमें नुकसान भी होता है कि कभी कभार जो डाटा होता है वो बिल्कुल ही वो जो है नॉन फिक्शन होता है, सॉरी फिक्शन होता है, और कभी कभी डाटा हमें नॉन फिक्शन भी मिल जाता है, रियलिटी बेस्ड भी मिल जाता है, और कभी कभी सिर्फ मनगढ़ंत बातें ही होती है, इमेजरी डाटा भी हमें मिल जाता है। तो ये चीज है। ये एडवांटेज ये है कि समटाइम्स फायदे में ये चीज आती है कि हमें एक चीज से रिलेटेड इतना ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने भी बात की है कि अगर किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट को जानना चाहते हैं, तो हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, ऑथर को भी पढ़ते हैं, ऑथर की लाइफ को पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड उस दौर में जो ऑथर्स हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फिर उस एज को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उस एज के अंदर जो मूवमेंट्स चल रही हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स को जानने की, लोगों की साइकिल को जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा इन रिच सोर्स ऑफ नॉलेज है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। ठीक है, हमारे उस पास्ट का जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस बुक से। अच्छा, सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है कि हमें कॉम्प्लेक्स फिनोमिना और एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम बहुत सारी ऐसी पेचीदगियों से वाजिया पर्दे उठा लेते हैं जो हमें पता भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसके अंदर जैसे रूल्स ऑफ लव है, ठीक है, अब इंसान को वो किताब पढ़ने के बाद जो है डिफरेंट तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करना आता होगा इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल्स। ठीक है, दूसरे लोग उसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो सकते हैं अगर वो उन ट्रेड्स को अपने अंदर पैदा कर ले। तो ऐसा क्यों है, उसने किताब पढ़ी है, उन स्किल्स को पढ़ने के बाद उसने वो ट्रेड्स जो थी वो डेवलप कर ली है, इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रूम हो गई है, लविंग हो गया और चार्मिंग हो गया, लोग उसे पसंद करने लगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने सबसे पहले नॉलेज लिया। इसी तरह जब हम कॉम्प्लेक्स नॉलेजेस हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाते हैं, तो फिर हम उसको जब यूटिलाइज करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जो होता है और वास्ट हो जाता है और ब्रॉड हो जा सकता है। इससे हमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं। जितना ज्यादा हमारे पास का नॉलेज होगा उतनी ज्यादा हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक है। कैन आइडेंटिफाई न्यू थिंग्स एंड पैटर्न। हम चीजों को, न्यू न्यू चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे पैटर्न। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये जो आपने पढ़ा होगा कि स्टेट जो थी उसके साथ क्या हुआ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सबसे पुरानी जो है वो, ये कदीम जो है स्टेट है। तो अब उस पे जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जिन लोगों ने हमें स्टार्टिंग वे में रिसर्चेस करके बताई हैं, यहाँ पे लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, यहाँ पे ये वाले बर्तन इस्तेमाल होते थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, और अब जो है उनका ये हाल है वो हाल है। ठीक है, ये क्या है, वो हमें न्यू न्यू थीम्स, न्यू न्यू पैटर्न्स बता रहे हैं जो सोसाइटी में इस्तेमाल होते थे। लोग कपड़े किस तरह से पहने, बर्तन किस तरह, खाने किस तरह के थे, ये क्या चीज थी। तो ये चीज है। तो जब हम इस तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, बेसिकली हम यहाँ जा जा के जब रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलती हैं। डिसएडवांटेजेस में लिमिटेड जनरलिटी, कि आपका जो नॉलेज होता है वो जनरल नहीं रहता, लिमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सब बात कर रहे हैं ना और सब जिस बात पे मुत्तफिक है, आपका जो कंक्लूजन निकलेगा क्या पता आपका कंक्लूजन से डिफरेंट निकले। ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है बेसिकली इसको हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है कि आप जो सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें तमाम लोग जो है आपके जनरल व्यूज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपके जनरल कंक्लूजन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप उन जनरल व्यूज से, जनरल कंक्लूजन से हट कर, उनसे हट कर कुछ स्पेसिफिक थिंग दरियाफ्त करते हो जो कि किसी ने भी नहीं इस माशरे में की, उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, ज्यादातर इसमें क्या होता है, डिडक्टिव मेथड जो है वो हमें मिलता है। कि हम सबसे पहले पूरी दुनिया का नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उस नॉलेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने एक रिसर्च करनी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बताती हूँ कि हमने एक रिसर्च गैप ढूंढना है। हमने एक टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है, और उस टेक्स्ट से, जैसे मैंने आपको बताया थी तो रहीमी का मैंने टेक्स्ट पढ़ा अर्थेनेशियस। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने उस टेक्स्ट को जाकर देखा, आर्टिकल्स उसके, लिटरेचर रिव्यू किया। मैंने जब रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है और बहुत सारे लोगों ने ये चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। सबने अब ये जो चीजें फाइंड आउट की हैं, इस पे सब एग्री हैं, ये जनरल चीजें हैं जो कि फाइंड आउट हो गई हुई हैं और इनको हम पढ़ रहे हैं और अप्लाई करें। मैंने क्या करना है, मैंने उन सब की रिसर्च को पढ़कर ये समझ लेना है कि इन्होंने ये चीज फाइंड आउट की थी और मैंने इनसे मुख्तलिफ चीज निकाल लेनी है। कैसे? उनको पढ़ के ही निकालनी है, उनको पढ़े बगैर मुझे कोई न्यू स्पेसिफिक पॉइंट मिल ही नहीं सकता जिस पे मैं रिसर्च करूँ। तो लिहाजा मुझे सबसे पहले उनको पढ़ना पड़ा। तो जनरल से मैंने स्पेसिफिक थिंग निकाल ली, जनरल कंक्लूजन से मैंने स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लिया। तो ये चीज हो गई। तो इस तरह की रिसर्चेज होते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्चेज में होती हैं, और इसको हम डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के। इसमें मैंने जैसे आपको बात की है कि कभी हमारा वर्क जो है, रिसर्च जो है फिक्शन की तरफ चली जाएगी और कभी हमारी रिसर्च जो है नॉन फिक्शन की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज रेलिवेंट है, कौन सी चीज इररेलीवेंट है, क्योंकि हम उस एज में, उस कॉन्टेक्स्ट में पैदा नहीं हुए थे। तो हमारे पास सेकंड हैंड नॉलेज होता है, सेकंड हैंड नॉलेज की वजह से हम ट्रैप भी हो सकते हैं। हम कहते हैं ना, हिस्ट्री इज नॉट ऑलवेज राइट, कि कभी कभार हिस्ट्री भी जो है ना वो राइट नहीं होती। हम हमेशा समझ रहे होते हैं कि हम तारीख पढ़ के हमें तारीख समझ में आ गई, हमें तारीख के बारे में सच जान ली। सच तो अभी झुपा ढका है, अभी क्या पता जो हम जानते हैं वो भी सच ना हो, क्योंकि वो तो लोगों से हमें मिला है। जैसे 1947 में क्या हुआ था, ये 2000 की जनरेशन जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बता सकती है, हिस्टोरिकल बुक्स जो लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग नॉलेज बता सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि ये जो रिसर्चेस थी, जो इस पे की गई, डाटा जो रखा गया, रिकॉर्ड जो डाटा था वो सच होगा। क्यों? क्योंकि उस डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो एडिट होती गई, लोगों ने अपनी बातें भी डाली। तो इस तरह का जो डाटा होता है ये मोस्टली नॉन फिक्शन और फिक्शन में इसमें जंग छेड़ी जाती है। तो ये चीज है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हमारी खुद की भी इंटरप्रिटेशन शामिल हो जाती है। वो वही बात की ना, जैसे 1947 का जब इंडिपेंडेंस डे था तो क्या जो थी वो हालत थी, मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ, ये सब चीजें
तो इसमें हर बंदा जो है अपना अपना डाटा जो है अंदर हिस्टोरिकल इवेंट के साथ क्या करता रहा, अटैच करता रहा। फलां बंदे के साथ ऐसी चीज होगी, क्या पता कि उस टाइम पे कोई ऐसा करेक्टर था, उसके साथ कोई चीज ऐसी हुई ना हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने इंटरप्रिटेशन कर ली और हमने वो डाटा निकाल लिया, और सच था या झूठ था नहीं पता। तो इसमें हमारी कभी कभी खुद की भी इंटरप्रिटेशन शामिल होती है, खुद के आइडियाज भी हम ऐड कर देते हैं। तो अब रिसर्च से रिलेटेड अगर बताऊं कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होती है, तो रिसर्च से रिलेटेड ये होती है कि जब हम अपना रिसर्च गैप फाइंड कर लेते हैं, हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन बनता है, वो रिसर्च क्वेश्चन हमें बताता है कि हमने किस थ्योरी के साथ अपना डाटा अटैच करना है। ठीक है, मैंने जो अपना टेक्स्ट है वो किस थ्योरी के साथ अटैच करना है, वॉर से रिलेटेड टेस्ट था, तो मैंने ट्रॉमा थ्योरी से उसको अटैच किया। क्यों? मैंने साबित करने के लिए अपनी इंटरप्रिटेशन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दलील के साथ साबित करने के लिए मैंने इन दोनों चीजों को अटैच करके दिखाया और प्रूफ किया कि भाई ये जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन में बात की गई है मैंने वही आंसर किया है। तो इसको एकेडमिक राइटिंग की एक स्ट्रेटजी भी कहते हैं। जो आपसे पूछा जा रहा है आप उतना ही जवाब दें उसको, और जवाब ऐसा नहीं दें कि आप डोगमास पे बिलीव करें, आप इधर उधर से कंटेंट उठा लें। जवाब ऐसा दें कि उसके अंदर आपकी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स भी वाजे हों, क्रिटिकल स्किल्स भी आपकी वाजे, एनालिटिकल स्किल्स भी वाजे हों, और रिसर्च स्किल्स भी आपके अंदर वाजे हों, आपकी रिसोर्सेज अंदर वाजे हो, कहाँ कहाँ से आपने उठाई है, फिर नोट टेकिंग आपके अंदर वाजे हो, फिर टाइम मैनेजमेंट का पूरा एक ख्याल रखा जाए। तो ये चीज है। तो इस तरह एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है। अच्छा, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग डाटा कलेक्शन। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जाहिर सी बात है, हमने केस स्टडी करनी होती है, हमें टाइम चाहिए होता है, और टाइम को आपको पता है ना कि एक थीसिस या रिसर्च करने के लिए हमें मैक्सिमम 1 साल लगता है, जो हमें दिया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। 1 साल या 1.5 साल दिया जाता है कि आप जो है इतने साल में अपना थीसिस या डिसर्टेशन जो है वो खत्म कर लो। ठीक है, जिसको आदत हो गई इन चीजों की, इन चीजों पे काम करने की, वो उनकी स्किल्स इतनी ज्यादा रिफाइन हो जाती हैं कि उनके लिए फिर कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती। हाँ, इसमें एफर्ट उनकी फिर भी लगती है, एक दिन में रिसर्च नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। कोई भी पर्सन जितना भी एक्सपर्ट हो, वो एक दिन में रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास क्या पता 10-12 आर्टिकल अगर हमने डालने, तो 10-12 आर्टिकल हमें रीड करने पड़ेंगे, और रीडिंग के लिए टाइम चाहिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए। इस तरह हमने अगर केस स्टडी करनी है, लोगों के पास जा जा के डाटा कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है अपने नोटबुक्स पे, तब भी हमें टाइम चाहिए। तो अक्सर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट जो है वो जरा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, अच्छा, इसमें लास्ट थिंग, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा आपकी जो रिसर्चर होगा ना, जिसने जो चीज फाइंड आउट की होगी, जो उसका रिसर्च क्वेश्चन होगा, हमेशा वो यूनिक होगा। वो डिफरेंट, जो लोग जो थे जिन्होंने उस पर रिसर्च किया, उनका डाटा उस पर्सन से मैच नहीं करेगा, अनमैच्ड डाटा होगा। मैंने जैसे बात की ना डिडक्टिव अप्रोच, कि हम जनरल चीजों से बाहर आकर स्पेसिफिक थिंग कोई जो इन्वेंट कर देते हैं, स्पेसिफिक डाटा इन्वेंट कर देते हैं, तो अपनी बात को साबित कर देते हैं। तो ये क्या हो गया कि इससे हमें ये पता चला कि कोई स्पेसिफिक थिंग एंड पे जाके हमारी डेवलप होगी। इसी तरह जो मैंने आपको थीसिस दिखाया था, मेरे थीसिस पे जो चीज मैंने फाइंड आउट की है, वो किसी ने फाइंड आउट नहीं की, ठीक है, उससे पहले। लेकिन अगर देखा जाए, ये वो सब चीजें जो मैंने नई चीजें फाइंड आउट की, मैंने कैसे की? मैंने उन्हीं लोगों का डाटा पढ़ के नई नई चीजों को दरियाफ्त किया, ठीक है, तो फायदा ही हुआ। तो मैंने डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमेशा जो आपकी फाइंडिंग्स होंगी ना, वो यूनिक होंगी और सबसे डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूनिक नहीं होंगी। ये इंडक्टिव मेथड को फॉलो करता है, इंडक्टिव, INDUCTIVE, इंडक्टिव मेथड को फॉलो करता है। वो मेथड क्या होता है कि आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पकड़ा, और स्पेसिफिक क्वेश्चन से आप जनरल कंक्लूजन तक पहुंच गए। यानी कि मैंने अपना जो थीसिस का टॉपिक था, वो मेरा स्पेसिफिक टॉपिक था, वो सबसे डिफरेंट टॉपिक था, किसी ने वो टॉपिक का नाम वो नहीं रखा, किसी ने रिसर्च क्वेश्चन वो नहीं रखा, लेकिन उस पर रिसर्च करने के बाद मेरी जो रिसर्च थी वो तमाम उन लोगों से जिसने उस टॉपिक पे रिसर्च की है मैच हो गई है। ठीक है, क्या हो गई? मैच हो गई है, और उन जैसी है, और कंक्लूजन भी सेम है। दिस इज कॉल्ड योर इंडक्टिव रिसर्च मेथड। इसको इंडक्टिव रिसर्च मेथड करेंगे। ये क्वांटिटेटिव अक्सर रिसर्चेस में होता है, जहाँ पे हम ये कहते हैं ना कि सर्वेज हम करवाते हैं। जिस जगह हम सर्वे करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोविड-19 से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दी कि कौन से लोग जो है इसको बिलीव करते हैं कि ये डिजीज है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम वहां पे एक दफा रिसर्च करवाएंगे तब भी वही कंक्लूजन, 2 दफा करवाएंगे तब भी वही कंक्लूजन। अच्छा, जो डिफरेंट लोगों ने करवाई है उनका भी सेम कंक्लूजन है, जो आपने करवा लिया टॉपिक का नाम चेंज करके वो भी सेम है, तो वो भी उसका भी यही कंक्लूजन। तो क्या हो गया कि आपने स्पेसिफिक टास्क से
जनरल कंक्लूजन डिग आउट कर ली है। ठीक है, इसमें कुछ आप यूनिक प्रोड्यूस नहीं करते। ये ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो है ना, ये ज्यादातर आपकी कंप्यूटर के फील्ड के प्रोजेक्ट्स बनाने में, फिर इसके बाद जो है ये आपके साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, थीसिस होते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होती है क्वांटिटेटिव। फिर बिजनेस एंड अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई यूनिक बात नहीं बतानी होती। ठीक है, इसमें आप आ जाते हो एंड पे जनरल कंक्लूजन की ही तरफ आते हो। तो जो फैक्ट है आप इसमें यूनिवर्सल साबित करने की कोशिश करते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है आप उसके अंदर सब्जेक्टिव जो है ना कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे आप समझो, ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी है, ये जो है ये सब्जेक्टिव रियलिटी आपने फाइंड आउट की है जो किसी से मिलती जुलती नहीं है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो आपकी सबसे मिलती जुलती है, यूनिवर्सल रियलिटी है। तो इस तरह ये आपको वाज़ह तौर पे मैंने चीजें समझा दी हैं। अच्छा, उसके बाद अलाउज फॉर, ये अगेन अगर इसको पढ़ना है तो देख लें, अलाउज फॉर लार्ज स्केल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। बड़े पैमाने पर जो है ना डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिकल इनसाइड, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल फॉर्म में जो डाटा होता है ना, यानी चार्ट्स की फॉर्म में और 1 2 3 नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है, डिजिट्स की फॉर्म में जो डाटा होता है, वो कैन आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने माशरे के अंदर जो है पैटर्न जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या रुझानात है हमारी सोसाइटी के, किस तरफ ज्यादा जो है वो उनका ध्यान है, किस तरफ कम ध्यान है, हम उस चीज को भी देख सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, लिमिटेड डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर ना हमें चीजों के पीछे बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की बात कर रहे हैं ना, कि जाके हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, हमें रिसर्च ऑथर की एज पढ़नी पड़ती है, हमें वो टेक्स्ट जो है जिस एज में लिखा गया है उसके सोशल इवेंट्स पता होने चाहिए, मूवमेंट्स पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए सोसाइटी की। ठीक है, उसके बाद हमें डिफरेंट ऑथर्स का पता होना चाहिए जो उस एज के अंदर लिख रहे हैं, इस ऑथर के साथ जिसका हम टेक्स्ट रीड करें। इसमें हमें जरूरत नहीं होती। इसमें हम सिर्फ उस अपनी प्रेजेंट जो माशरा जो मौजूद होता है, हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। तो इसमें हमारा नॉलेज जो है वो लिमिटेड हो जाता है, और इसमें हमारा जो नॉलेज है वो इनलिमिटेड होता है। मे नॉट कैप्चर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनम, ये पेचीदगियों को या पेचीदा चीजों को ज्यादातर कैप्चर नहीं करता, ये हमें बस उनका डाटा ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि सिंगल जो है ये इस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं पंजाब के अंदर, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो ये हमें जनरल प्रॉब्लम्स बता देगा, लेकिन हम ये नहीं बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स किन किन घरों में है। ठीक है, उनके घरों तक जाने के लिए, ठीक है, उनके सोर्सेज तक जाने के लिए कॉम्प्लेक्स, यानी कि पीछे उनके पूरे बैकग्राउंड को सर्च करने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड अप्लाई होगी। यानी अगर आपने किसी घर का पता चलना है, किया आपने, उसके उसके साथ जाके मीटिंग्स की, केस स्टडी की, आपने उसकी बात सुनी, फिर आपने उसे फाइंड आउट किया कि वो लोग पहले कैसे थे, अब उनके हालात कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये जो आप इन डेप्थ रिसर्च कर रहे हो, केस स्टडी की फॉर्म में है ये रिसर्च। ठीक है, किसी का व्यूज जाके लेना, उससे बात करना, डिस्कशन रिकॉर्ड करना, डाटा ये। तो ये जो डाटा होता है ये कौन करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च वाले करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव वाले ये काम नहीं करते, वो बड़े पैमाने पर रिसर्च करते हैं। तो जब बड़े पैमाने पर रिसर्च करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन और डेप्थ को वो अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। रिक्वायर्स लार्ज सैंपल साइजेस, और इसमें जो भी सैंपल बनता है वो काफी बड़ा बनता है, बड़े सैंपल्स होते हैं जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन निकाले होते हैं। तो ये चीज है। मजीद मैंने वही बताया कि अब इनकी एप्लीकेशन से अप्लाई कहाँ कहाँ होते हैं, किस फील्ड में अप्लाई होते हैं, किस तरह की रिसर्चेज में अप्लाई होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ज्यादातर आपने देखा है कि सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें माशरे को स्टडी करना होता है, माशरे में इसे सोसाइटी को, किसी के कल्चर को, किसी की जहनीत का पता लगाना होता है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज करता है। तो इसके तरह हेल्थ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो क्या होता है, ये आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर कस्टमर का इनसाइट देखने के लिए, व्यूज लेने के लिए, ठीक है, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज होगी। फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है टीचर और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव जो है, या कोई नई चीज डिग आउट करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल हो सकती है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी की फॉर्म में जो डाटा होगा वो, जैसे कि फॉरकास्टिंग, मार्केट एनालिसिस जो है आपका, एक वो प्रॉपर एक चार्ट होता है कि अभी मार्केट ऊपर गई है, अभी मार्केट नीचे गई है, इस वक्त मार्केट में प्राइसेस ये चल रही हैं, इस चीज को जो है वो इतना ज्यादा टैरिफ इस पे लगे हैं, ये सारी आपको डिटेल जो देगा वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू ही आ रही है डिटेल।
कनेक्ट करोगे। तो ये चीज है। हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा काम, क्लिनिकल ट्रायल्स, कि कितनी दफा ये इंसान जो है इस पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, मुकदमे हो चुके हैं, ठीक है, उनकी तादाद होगी, ठीक है, और उसके बाद जो है क्वांटिटी में देखा जाएगा कि वो जो है हेल्थ केयर जो है वो उस बंदे की ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक दफा गए, दूसरी दफा गए, तीसरी दफा विजिट किया, उस बंदे की तबीयत में कोई फर्क आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीज है, ये हमें क्वांटिटी में रिजल्ट बताएगी कि कितनी दफा हमने सर्वे कर लिया एक पेशेंट को, लेकिन उसकी हेल्थ में फर्क कितने परसेंट आया, ये हमें ये चीज बताएगी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स, उसके जो प्रॉब्लम्स है, वजूहात है, वो ये क्वालिटेटिव रिसर्च बताएगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा देती है, और ये नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा देती है, और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में। इससे सोशल साइंसेज की फील्ड में भी रिसर्च होती है, जैसा कि अगर आपने सर्वेस करनी है तो सर्वेस के लिए, और लोगों के जो इंटेंशन एनालिसिस है, स्टैटिकल एनालिसिस, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होती है नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि सर्वेस ऑलवेज जो होता है ना, जैसे 50 लोगों का सर्वे होता है, 100 लोगों का होता है, 50 लोगों के अकॉर्डिंग ईयर आया है, 100 लोगों के अकॉर्डिंग ईयर आया है। तो ये चीजें, ये क्वांटिटी की फॉर्म में ही मेजर करेगा जो चीज करेगा। और जबकि वहां पे अगर देखा जाए तो वहां क्वांटिटी नहीं होगी, वहां ये बताएगा सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रही है, एंथ्रोपोलॉजी कल्चर इतना तब्दील हो गया है, ये ट्रेंड्स है, ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। या फिर एक बंदा है, ये उसके साथ अगर केस स्टडी की जा रही है तो हम बताएंगे कि उसने वॉर फेस की है, उसके साथ ये ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, इसलिए वैसे बिहेव कर रहा है। तो ये चीज है। इसमें नंबर्स का ताल्लुक नहीं होगा, इसमें हर चीज नंबर, परसेंटेज, एनालिसिस जो होगा वो इस तरह डाटा की फॉर्म में होगा, नॉन न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में। अच्छा, एजुकेशन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, एजुकेशन इसमें इसमें कौन सी चीज जो होगी वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होगी, हर चीज टेस्ट करनी है, प्रोग्राम की एवेल्युएशन करनी होगी कि प्रोग्राम से हमने क्या कुछ सीखा, जजमेंट, प्रोग्राम की जजमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना टेस्टिंग आती है ज्यादातर, जैसे आपने देखी होगी कि जो जो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं ना, उनकी अक्सर टेस्टिंग हो रही होती है, टेस्टिंग करके बताया जाता है कि भाई इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो टेस्टिंग काफी ज्यादा टाइप्स की होती है। इस तरह वही टेस्टिंग जो होती है, उस टेस्टिंग से हमें किसी भी पेशेंट की जो है ना प्रॉब्लम का पता चल जाता है। तो इसमें जो टेस्टिंग होगी वो किस फॉर्म में होगी, न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में होगी। फिर तीसरी रिसर्च जो होती है वो कौन सी होती है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड मतलब इसमें आपका क्वालिटेटिव पार्ट भी शामिल होगा और क्वांटिटेटिव पार्ट भी शामिल होगा। ये दोनों अप्रोचेस शामिल होंगी तो एक कमाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमने सोसाइटी से डाटा कलेक्ट किया, जो हमने कल्चर को पढ़ के डाटा कलेक्ट किया, जो नए नए ट्रेंड्स हैं, हम उन चीजों को निकाल के दिखा रहे हैं इमेजेस के फॉर्म में भी, और साथ साथ हम नंबर्स की फॉर्म में बता रहे हैं। जैसे कि पंजाब के अंदर रहने वाले 60 लोग जो हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि वो नकाब करते हैं, ठीक है, ट्रेंड मतलब वहां पे अभी भी अबायाज और नकाब ज्यादातर रवाज है, ठीक है। तो हम उसकी परसेंटेज निकाल कर दूसरे सिटी से जब हम कंपेयर करेंगे, दूसरे प्रोविंसेस से कंपेयर करेंगे, तो हमें जो है ना डाटा जो मिलेगा वो हमारी क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा होगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अकॉर्डिंग हमने की होगी। तो ये चीज है, समझ में आ गई दोनों रिसर्चेस में। ऐसे बड़ा अच्छा आपका थीसिस जो है वो लिखा जाता है दोनों रिसर्चेस के दरमियान। फिर क्या होगा कि बहुत अप्रोचेस जो होंगी वो मजबूत होंगी, दोनों तरीके से आपको काम करना आएगा, दोनों तरीकों की जो आपके पास स्किल्स जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे। ऑफन यूज इन फील्ड आइडिया, ये भी सब चीजें, ये जो मिक्स मेथड रिसर्च है ना, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल साइंस, हर तरीके के डिपार्टमेंट में ये रिसर्च होती है। कंक्लूजन वही चीज अगेन आ गई है कि हर तरह की फील्ड में इस्तेमाल होगी। अगर कोई चीज हमने क्वालिटेटिव में मेजर करनी है तो उस फॉर्म का डाटा हम जो है इसमें अप्लाई करेंगे, और अगर हमने क्वांटिफाइज करनी है, कोई चीज क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर करनी है, तो हम फिर उस टाइप का परसेंटेज या स्टैटिकल डाटा उसमें निकालेंगे। ये चीज हो गई। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर।